इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे लामबंदी और संगठन। उसके पहले मैं ऊपर थोड़ा कुछ क्या समझा क्या जाना उसके बारे में बता देता हूँ। तो सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने एक कर्नाटक पल्पवुड्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए उसको दिया गया था। 40 सालों के लिए तौर पे, मतलब एक तरीके से जमीन 40 साल के तौर पे उनको मुफ्त में दी गई थी। ठीक है। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। यूक्लिड्स एक अलग प्रकार का पेड़ होता है, उसको लगाना शुरू कर दिया। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी मतलब क्या, उसका ढेर तैयार करने में काम आता था। सन 1987 में चितिको और हिक्चिको अर्थात तोरो और रोपो नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अधिकांश प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। बहुत ज्यादा इसमें प्रतिरोध था। उसके बाद से लोगों ने यूक्लिप्स के पेड़ तोड़े और उसकी जगह वैसे पेड़ के बिछड़े लगाए, मतलब ऐसा पेड़ लगाया जो जनता के लिए फायदेमंद हो। कंपनी के लिए फायदेमंद अलग होता है, लेकिन वहां के लोग ने आंदोलन करके ऐसा पेड़ लगाया कि जहां पे लोगों के लिए फायदेमंद हो। नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समूह के होते तो अपने पक्ष में समर्थन के लिए दलील दे। स्थानीय किसान, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाला अधिकारी अथवा कागज का उपभोक्ता। आप इसमें से कोई एक है तो आपकी क्या राय होती है यही बताना है। हम कागज का इस्तेमाल करते हैं तो हम उपभोक्ता भी हो गए। शुरू से देखो, स्थानीय किसान हम नहीं है, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हम हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर साथ देना। उपयुक्त कंपनी के काम करने वाले अधिकारी मैं नहीं हूं, लेकिन कागज का उपभोक्ता हूं, कागज का इस्तेमाल करने वाला मैं हूं, तो मैं चाहूंगा कि वो रहे। लेकिन इतनी बड़ी जमीन केवल कागज बनाने के लिए पेड़ लगाया जाए तो ये सही नहीं होगा। वहां पर चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता, जितने घास वगैरह उपजते वहां किसान सब काट लेते। आपका पेड़ हो जाता, घास वगैरह किसान काट लेते। आपका पेड़ थोड़े खा रहा है भाई कोई, लेकिन यहाँ पर ऐसी मानसिकता हो जाती है कि पूरा घेर देते हैं, पूरा संगठन बना देंगे वहां पे। लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटते हैं। ऊपर जो मैंने दोनों उदाहरण पढ़े हैं, नेपाल के और एक और कौन सा देश था, बोलीविया। तो बोलीविया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। संगठन की बात करें जिसके बूते ये संघर्ष सफल हुआ। अब कौन से संगठन का बात करूं जिसके वजह से ये सारा संघर्ष सफल हो पाया। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया। यहाँ पे क्या लिखा है, अनियमित कालीन हड़ताल, मतलब एक तरह से सोचा हुआ नहीं, हर बात एकदम जल्दीबाजी से, उतनी भी जल्दीबाजी से नहीं, सत्ता में फिर से लोकतंत्र को लाने के लिए एकदम जल्दी से एक हड़ताल हुआ। उसी का आह्वान करने के लिए 7 दलों का गठबंधन हुआ था जिसको एसपीए ने गठित किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल थे जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जिसको नेपाली कांग्रेस पार्टी जिसको माओवादी बोलते हैं, तो माओवादी ने भी भाग लिया, जिससे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया, बहुत बड़े हिस्से पे। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा
उनके संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन, सभी बड़े जितना भी मजदूर संगठन थे वो, उनके परिसंघों मतलब उनके परिवार के लोग, उनके साथ दोस्त वगैरह समाज ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन सम्मेलन मूलवासी लोगों को, वहां के जो रहने वाले थे, मसलन मूलवासी, वहां के जहां जौन क्षेत्र के हैं वहां के मूलवासी, वहां के रहने वाले लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील, मानव अधिकार कार्यकर्ता के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किस राजनीतिक दल ने, मतलब किसी भी राजनीतिक दल ने वहां पर नहीं किया था। जो वो निजी पानी का इस्तेमाल करने के लिए जो आंदोलन ये लोग किए थे कि पानी हमको मिलना चाहिए, हमारे हक को आप नहीं मार सकते, कोई भी राजनीतिक दल उनका बढ़ चढ़ कर साथ नहीं दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। एक फेडेकोर नामक संगठन था जो इन लोगों का साथ दिया। किसका साथ दिया? बोलिविया का साथ दिया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरण समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। पर्यावरणवादी थे, इंजीनियर थे, और वहां के स्थानीय लोग वहां पर उन लोगों के साथ आए कि हम भी संगठन में हैं। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, अब देखो इस संगठन में जो सिंचाई पर निर्भर कोई किसान का संघ था वो कारखाना मजदूर के संगठन के परिसंघ, कोचबंगा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर मतलब घर से निकाला जाना, घर टूट जाना, बेघर लोग, तो बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। और ये सब मिलकर सरकार को झुकाने के लिए तट पर आ गए कि हम सरकार को झुका कर रहेंगे। और इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया, और वहां का सोशलिस्ट पार्टी जो अमेरिका का सोशलिस्ट पार्टी था वह भी समर्थन दिया और आगे बढ़ाया। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टियों का सत्ता हासिल हुआ, और सोशलिस्ट पार्टी जो थी वही सत्ता हासिल की। और इन दोनों उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं, एक संगठन से कुछ नहीं होता है। ये संगठन दो तरह के अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। अगर लोकतंत्र के किसी भी फैसले पर आपको असर डालना है तो आपको एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, राजनीति सत्ता में आकर प्रत्यक्ष भागीदारी साबित करना पड़ेगा कि हम हैं तो है, नहीं तो सब खत्म। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता है। संभव है नागरिक की इच्छा न हो। ये माना जा सकता है कि नागरिक का इच्छा न हो, अथवा प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो। संभव है कि लोगों के पास उतना बड़ा कौशल नहीं हो, जरूरी कौशल मतलब शिक्षा नहीं हो, और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता है। और जिसको उतना बड़ा कौशल नहीं होता है वो प्रत्यक्ष तौर पे साफ सुथरा मतदान करके अपना वोट देकर ही अपना प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी साबित करता है कि हम अपने लोकतंत्र में इनको अपना हिस्सा दे रहे हैं, अपना समर्थन इस पार्टी को दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं और बहुत सारे अप्रत्यक्ष तरीके हैं। क्या जो पुलिस में नहीं है वो सेवा सरकार की नहीं कर सकता, देश की सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है। जो लोग डॉक्टर नहीं होते क्या किसी का इलाज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मानसिक इलाज कर सकते हैं, शारीरिक इलाज भी कर सकते हैं। आज घर घर में रुई बंडेज लगाने वाले लोग होते हैं, गर्म पट्टी लगाने वाले लोग होते हैं, गलसुगा सेकने वाले लोग होते हैं। हर घर में किडनी, लीवर, फेफड़ा, टेफड़ा सबका बीमारी का इलाज बताने वाला लोग होता है। भले कुछ भी जानते हो लेकिन बताएंगे, जरूर बताएंगे।
तो ऐसी जरूरी नहीं है कि अगर जो कुछ है डिग्री है वही काम कर सकते हैं, नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभव ऐसा चीज है जिसके सामने बड़ा बड़ा डिग्री भी घुटने टेक देते हैं। जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार करते हैं, सरकार से अपनी मांगे मांगते हैं और नजरिए का इजहार मतलब क्या, कन्फेस, प्रपोज करते हैं भैया, प्रपोज करते हैं। लोग इनके लिए संगठन बनाकर, लोग इन सब के लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। और जो लोग संगठन बना सकते हैं वो ऐसे ही लोगों का नजरिया और अपने नजरिए को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ भी गतिविधि करें, नजरिया आगे बढ़ाना है ना, बढ़ाएंगे। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांग के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। लोग कभी कभी ना कभी संगठन बनाते हैं ना कभी मांग करते हैं, लेकिन फिर भी एकजुट होने का फैसला कर लेते हैं कि हम एकजुट हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंदोलन। कि डायरेक्ट क्या ले आएंगे भैया, हमको ये चाहिए तो चाहिए, बस काम खत्म, हम वापस नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आगे पढ़ेंगे दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन, किस तरह समूहों को दबाया गया, उन पर दबाव हुआ और कैसे लोग आंदोलन करते थे बढ़ चढ़ के। बतौर संगठन, बिना संगठन का दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। देखो, बिना संगठन के कोई तो लड़ नहीं सकता है, संगठन होना जरूरी है। लेकिन संगठन का दबाव किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। तो सरकार के नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करती है संगठन। गरीबी हटाओ, फील गुड्स। गरीबी हटाओ, फील गुड्स। पहले था गरीबी को हटाएंगे, आज अभी भी लिखा है गरीबी हटाओ, आज है गरीबों को हटाओ। ना गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेगी। तो ये सब दिमाग में चलता है किसके? लोगों के, नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के। आपको याद है मैंने 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में मैं बताया हूं, भोपाल गैस विक्टिम गेटिंग सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स NGOS। मतलब भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, आपको याद है कितने लोग मारे गए थे गैस त्रासदी में? बहुत लोग मारे गए थे। डिमांड टू इंश्योर टाइमली रिफंड ऑफ भेट ड्यू टू दिल्ली स्टेट। अब दिल्ली में भी जो जितना बड़ा बड़ा इंश्योर टाइमलिंग हुआ है, वहां पर रिफंड का पैसा फंसाया गया है, बैंक में चोरी हो गया है, ये सब आप सबको पता ही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सामने दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का समान दबाव समूह का राजनीतिक पार्टी के सामने दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का नहीं होता है। वो केवल अपनी हिस्सेदारी करना नहीं चाहते हैं। वो दबाव समूह इसलिए दबाव करते हैं कि अपने मांगों को पूरा करवा सके। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब सामान्य पेशे, हित, आकांक्षाएं अथवा मत के लिए एक सामान्य उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए एकजुट होते हैं। दबाव समूह सरकार पर तभी दबाव डालता है जब उनको ठीक से रोजगार नहीं मिल पाता है, उनका जो इच्छा है वो मिल नहीं पाता है, संविधान में जो उनके लिए प्रावधान है वो ठीक तरीके से लागू नहीं होता है, इसलिए दबाव समूह बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। ऊपर की चर्चा में जो हमने ऊपर पढ़ा, हमारा सामना कुछ ऐसे बातों से हुआ है जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते, जैसे में आप भागीदारी, वोट देकर अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी को तय करना। दूसरा हो गया दबाव संगठन में जुड़ जाना, दबाव आंदोलन में जुड़ जाना। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। और जो नेपाल में जन संघर्ष हुआ था उसको दूसरा आंदोलन कहा गया था, जिसमें 3 से 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। हम अक्सर कई तरह के सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता है।
क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे तो अक्सर देखने को मिलेगा तो सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द का इस्तेमाल लोग करते हैं और जन आंदोलन खड़ा होता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जब बांध बन रहा था, डैम बन रहा था, तो लोग उसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे। सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये सूचना के अधिकार का आंदोलन हो रहा था कि हमें सूचना नहीं दिया गया था, तब भी हमारा घर बार सब हटाया जा रहा है। लेकिन आज नर्मदा पर बांध जो बना है उससे फायदा किसको है, वहां के स्थानीय लोगों को, शहरीय लोगों को है, वहां पर रोजगार पाने वाले लोगों का है। शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन दबाव समूह के, नहीं समझे, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सीधे भागीदारी नहीं करते हैं, ये लोग राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है, एकदम ढीला ढीला। आंदोलनों में फैसले औपचारिक अनौपचारिक ढंग से किए जाते हैं, लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं और न कि दबाव समूहों पर। अब यहाँ पर देखोगे तो आंदोलन जनता की, ये लोग किस चीज पर निर्भर होते हैं, एकदम आंदोलन पर निर्भर होते हैं, आंदोलन के भागीदारी पर निर्भर होते हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आते हैं, इसलिए ये लोग निर्भर होते हैं और तभी इन लोगों का मांग को पूरा किया जाता है, ना कि दबाव समूह पर। दबाव समूह से अब जाओगे तो केवल सरकार पर दबाव डाल सकते हो, अपने बात को मनवा नहीं सकते। अपने बात को मनवाना है तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एग्जाम्पल है, पहला बात गांधी जी। गांधी जी से पहले मैं आता हूं सुभाष चंद्र बोस से भी पहले भगत सिंह। तो भगत सिंह 23 साल का लड़का जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। भगत सिंह का परिवार भी था, लेकिन भगत सिंह की इच्छा थी कि हम देश के लिए मरे। तो बात यहाँ पर आती है, भगत सिंह किसी भी राजनीतिक दल के नहीं थे। ये कभी भी सरकार पर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट में बम भी फोड़ा गया और बम ऐसे जगह फोड़े जहां पर किसी को हानि ना पहुंचे। उसमें खाली ब्लास्ट करने का क्षमता था, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने का गैस उसमें नहीं भरा गया था बम में। आगे की बात मैं बता दूं आपको, तो वो अपने मांग के लिए 56 दिन का भूख हड़ताल जेल में बैठकर किए थे। कितना? 56 दिन। इसके और 56 दिन में उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, उसके मुंह में खाना डाला गया लेकिन खाते नहीं थे, नाक से खाना भेजा गया लेकिन खाते नहीं थे, पानी बंद कर दिया गया 56 दिन, लेकिन पानी उन लोगों को नहीं दिया गया था। दूध दिया जाता था कि भाई अपना तोड़ ले, लेकिन वो भी इन लोगों को मंजूर नहीं था। और आंदोलन किस बात की थी कि जेल में जो खाना मिल रहा है उसको शुद्ध खाना हमको दिया जाए। हम ऐसा खाना नहीं खा सकते जिस खाने पर चूहा घुस रहा हो, कॉकरोच चल रहा हो, छिपकली घुस रही हो, वैसा खाना हम नहीं खा सकते। और 56 दिन के बाद वायस राय के कान में जब पड़ा, जन आंदोलन शुरू हुआ, तो उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया। और जिस दिन उनकी मांग को पूरा किया गया, उस दिन पूरा पंजाब, अमृतसर, हरियाणा, लुधियाना सब जश्न मना रहे थे, पूरा देश जश्न मना रहा था उस दिन। उसके बाद बताते हैं आंदोलन करने वाले गांधी जी, इतना दबाव डालने वाले, नमक सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह किए, डांडी मार्च निकाला, साबरमती से नमक यात्रा निकाला, सवनीय अवज्ञा आंदोलन किया। कैसे किया? भूख हड़ताल करके किया। भूख हड़ताल तो ठीक है, और कई कानूनों को तोड़ कर भी किया, जिसके वजह से अहिंसा से किया। हिंसा करते तो भैया पिटा जाते हैं, अहिंसा से किए। तुम मारो, हम नहीं उठेंगे, तुम एक मारोगे हम 4 गाल वापस कर देंगे, लो मारो। एक किसी गांव का कहानी मैं बताता हूँ। कर्नाटक की केरल में वो गांव पड़ता है। उस गांव में हमेशा संस्कृत बोला जाता है और वहां के लोग गांधीवादी हैं। वहां पर अगर कोई जाके हिंसा करना चाहता है तो एक को तुम ईंट चटा लगाओगे ना,
तो वो 40 को आपके पीछे आ जाएंगे, मारो 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 मारो। तुम 100 को मारोगे, 200 को मारोगे, 300 को मारोगे, और फिर आगे से जो पिटाएगा वो फिर पीछे जाकर लग जाएगा लाइन में। तुम मारते मारते थक जाओगे, लेकिन वो लोग पिटाते पिटाते नहीं थकेंगे, और तुम पीटते पीटते इंसान बन जाओगे, और पीटते पीटते तुम थक भी जाओगे पूरा। गांधी जी भी ऐसा ही दबाव डालते थे सरकार पे। इन लोगों का एक संगठन भी था, जिस संगठन को बोलते थे कांग्रेस। इसके उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता आए जो भूख हड़ताल करते करते मर भी गए हैं। कितने बड़े बड़े नेता। अन्ना हजारे जब भूख हड़ताल करते थे तो सरकार पहले ही डर मान लेती थी कि ये बूढ़ा आदमी है 80 साल का, भूख हड़ताल कर रहा है, मर उड़ जाएगा तो भैया दिक्कत हो जाता था। इसीलिए उसको उसकी मांगों को पूरा कर दिया जाता था और भूख हड़ताल टूट जाता था। तो ये सब कहानी है। आपको इतिहास जानना चाहिए। इतिहास नहीं जानोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतिहास से ही पता चलता है कि हमें कौन सी गलती करना है, कौन सी गलती नहीं करना है। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, ये देखो एक कविता जैसा है। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, इसके बारे में हम जस्ट नीचे आपको बताएंगे दूसरे भाग में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेल है, उस पर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, indrajit@gmail.com। ओके, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।